साथियों नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और उनका ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। देखिए साथियों, हम लोग पार्ट 38 में पहुंच चुके हैं, 38वें भाग में पहुंच चुके हैं। हमको करीब जो है अभी हमारे पास समय भी है 30-40 दिन का, तो उसमें हम करीब पूरा जितने यूपीएससी वाले से प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारी जीएस के 40 प्रश्नों पर मजबूत पकड़ बनने वाली है। तो आप कंटिन्यू इसको किए रहिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर लिया करें और करवा दिया करें, तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। थोड़ा सा जो है एक मनोबल बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भी है पहला प्रश्न आपका है, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब जीतने विजेता कौन थी? ऑप्शन ए है आपका पीवी सिंधु, ठीक है। ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है मैरी कॉम, ऑप्शन डी है कर्णम मल्लेश्वरी। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर बात इसकी करें तो इसमें और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये भारत किस में है? ये भारोत्तोलन में है। किस में है? भारोत्तोलन में है, ठीक है। भारोत्तोलन में है। वे ओलंपिक खेलों में पदक मतलब कांस्य पदक सिडनी ओलंपिक सन 2000 में जीतने प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका। कब मिला है? 1994 में। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भी पूछा जाता है कि इनको कब मिला, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो पूछ लेगा। खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार कब मिला भैया? तो खेल रत्न पुरस्कार इनको 1995 में मिला, ठीक है। पद्मश्री भी इनको मिला 99 में। तो ऐसे करके मैरी कॉम है, तो ये जो है जैसे ये वेट लिफ्टिंग वाला काम करते हैं, मतलब भारोत्तोलन वाला काम करते हैं, ठीक है। मैरी कॉम जो है ये अपना ऐसे समझिए कि पहलवान टाइप की हैं, लड़ने भिड़ने का काम करते हैं, ठीक है। साइना नेहवाल को आप जान ही रहे हैं, पीवी सिंधु अपना, ये दोनों एक कॉमन ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करीब 5 बार पूछा जा चुका टीयू टेबल 80 में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य संबंधित है? तमिलनाडु से है, गुजरात से है, आंध्र प्रदेश से है या महाराष्ट्र से? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए हम इसकी बात करें पैठन जल विद्युत परियोजना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जायकावाड़ी परियोजना। क्या कह सकते हैं भैया? जायकावाड़ी परियोजना। जायकावाड़ी परियोजना, जायकावाड़ी परियोजना इसका अन्य नाम है, ठीक है। जो जायकावाड़ी परियोजना है यह बेसिकली कहाँ स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी पर स्थित है। अब ये है क्या कि यह जो है ये कह सकती है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। जो जायकावाड़ी परियोजना है सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। क्या भी है? सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना कौन है? तो ये है। बात क्लियर है? अब ये कहाँ बात कर रहा है भैया? ये है गोदावरी। गोदावरी मतलब आप जैसे यहाँ पे आएंगे, ये अगर भारत का नक्शा है आपका तो गोदावरी यहाँ कहीं होगी, तो मतलब ये एरिया किसका है भैया? महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो ये एरिया महाराष्ट्र का आपका है, तो इसमें राइट आंसर आपको देखिए महाराष्ट्र हो भी जाएगा। यह परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्र मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता वृद्धि करने के लिए आती है। ये वाला जो एरिया आपका है, जैसे ये तो आपका समुद्र सटा हुआ है, यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन जो यहाँ का एरिया है मराठवाड़ा का, यहाँ पे ये लगभग सूखा ही रहता है। इसके लिए योजना चलाई गई थी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी या मोहनचंद करमचंद गांधी? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर। क्या चौथा नंबर भैया? केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अगस्त्य चोटी, चेम्बरा, अनाईमुडी या बनासुरा? बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है। हमको पता है जो केरल में स्थित सबसे उच्च चोटी है अनाईमुडी है, ठीक है। अनाईमुडी, जैसे ये आप भारत बनाए तो ये जो पार्ट आपका है यहीं पे ये केरल है, ये वाला पार्ट केरल आपका है, ठीक है। यहाँ तक आपका केरल है, तो यहीं की जो ये होता है, देखो है क्या, ये पश्चिमी घाट तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट तट कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट तट है मतलब ये यहीं पे आपकी स्थित दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम इसका है? अनाईमुडी। क्या नाम भैया इसका? अनाईमुडी नाम है, ठीक है। यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? इस चोटी की जो ऊंचाई है वो करीब 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात क्लियर? मतलब 8000
8,841 फीट इसकी ऊंचाई। बात क्लियर भैया? फीट, अगर फीट पूछे तो 8,841 फीट, और अगर ऐसे पूछे मीटर में तो 2,695 फीट। बात क्लियर? मीटर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? 5वां नंबर, भारत के पिकासो के तौर पर किससे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फिदा हुसैन, मकबूल फिजा हुसैन, मोहम्मद फजल हुसैन। देखिए, भारत का पिकासो जो है ये मकबूल फ़िदा हुसैन कहा जाता है। किसको? मकबूल फ़िदा हुसैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत सरकार ने जो है इनको कब दिया था? 1966 में क्या हुआ? पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। ठीक है। 1973 में इनको पद्म भूषण दिया गया। क्या? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद 1991 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है। इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता ले ली और भारत की नागरिकता इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, इसलिए भी इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्या भैया? निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है? ओरोमबंच, अमरबेल, साइप्रस, लोरमंथर। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि जैसे जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरोबंच। ठीक है, ओरोबंच, या इसको आप कह सकते हैं ओरोबैंकी भी इसको बोला जाता है। जो इसकी स्पेलिंग है वो होती है OROBANCHAE। ठीक है, ओरोबंकाई इसको बोलते हैं, ओरोबैंकी बोलते हैं। यह पूर्णतः जड़ परजीवी है जो दूसरे पौधों के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है, जो दूसरे पौधों के तने से भोजन प्राप्त करता है। लोरेंथस जो है आपका, जो इसमें डी ऑप्शन देख रहे हैं लोरेंथस, ये भी जो है ये अपूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण है और दूसरे पौधों पर तना उगाकर जल तथा खनिज लवण प्राप्त करता है। बात क्लियर भैया? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या? 7वां नंबर भैया, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। बैगन का छोटा पत्ता, केले गुच्छादार सीड्स, पीली नस वाली मोजेक, अनुवर्तक मोजेक। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा अगर इसको पता लगाना है कि ये, तो इसमें आप देखेंगे कि जब माइकोप्लाज्मा जो होता इसके कारण जो है बैगन का पत्ता छोटा हो जाता है। ठीक है, बैगन का पत्ता जो है छोटा हो जाता है और बैगन के फल भी से संक्रमित होते हैं। ये जो है जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और मतलब ऐसा समझिए कि इसका पत्ती और इसका पौधा और इसका फल तीनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कभी पौधा बौना हो जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और पत्तियां जो है ये तने से चिपकी हुई रहती हैं, आप देखेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्या भैया? भारतीय कपास संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है, नागपुर में है, राजमुंदरी में है या लखनऊ में है? देखिए, हम लखनऊ की बात करते हैं भैया, तो लखनऊ में आपका राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, जो इससे संबंधित बता दें आपको, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान है। बात क्लियर है? उसके बाद राजमुंदरी की बात करें, उड़ीसा जो आंध्र प्रदेश में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। बात करते हैं नागपुर की, तो आपके नागपुर में ही जो है ये भारतीय कपास अनुसंधान स्थित है। ठीक है, कटक में क्या भैया? तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या भैया? किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है? लोहा, बोरान, पोटास या जिंक। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बोरान। बोरान जो है इसका प्रतीक देखा जाए तो ये बी है। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या 5 है। बोरान तो जो कमी से फल चटक या फट जाते हैं। जैसे इसमें प्रभावित होने कई कारण, पोषक तत्व की कमी जिसमें बोरान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बोरान हो जाता है। जैसे लोहा या ऐसे पोटास कमी रहेगी तो पौधा बड़ा विकास नहीं करेगा। जिंक की कमी रहेगी तो उसमें फल फूल आने में समस्या होती है। ठीक है, 10वां प्रश्न लेते। 10वां क्या भैया? खट्टे फलों में कैंकर बीमारी किस कारण से होती है? फफूंद की वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। किसकी वजह से होती है भैया? देखिए, अगर हम बात करें किसकी, खट्टे फलों में कैंकर की, तो खट्टे फलों में जो कैंकर नामक बीमारी है ये तो बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम क्या है जो कैंकर फलों में बीमारी होती है? किस बैक्टीरिया कण अगर आपसे पूछ ले तो जेंथोमोनास। क्या है? जेंथोमोनास आक्सोनोपार्ट्स। ठीक है, आक्सोनोपार्ट्स, जैकोमोनास आक्सोनोपार्ट्स।
यह एक बैक्टीरिया, इसके कारण जो है खट्टे फलों में कैंकर रोग की बीमारी होती है। यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों को प्रभावित करता है और इस रोग के लक्षण के पत्तियों, शाखाओं एवं डंठलों पर दिखाई देते हैं। इसके रोग के चिन्ह जो है ये शुरू में पीले धब्बे के रूप में प्रकट होते हैं, जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छालों के रूप में हो जाते हैं। बात क्लियर भैया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। माइकोप्लाज्मा के लिए अभी भी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फफूस से बाल का झड़ना, ऐसा सारी फफूंद की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भी है? 11 नंबर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैरोबी में है, हैदराबाद में है, मनीला में है, इथोपिया में है। ठीक है, इथोपिया एक बहुत ही कह सकते हैं कि पीछे या कह सकते हैं बीमारू देश टाइप का है। जैसे कहा जाता है भारत का यूथोपिया। अगर प्रश्न आता है कभी, एक बार आया था इकोनॉमी में कि भारत का यूपी नहीं पूछा है, भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? भारत का इथियोपिया। भैया भारत का इथियोपिया जो है ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, जैसे मनीला एडीबी का यहाँ पे मुख्यालय है। ठीक है, इसका एडीबी का मुख्यालय है। इसमें पूछा क्या भैया? इसमें ये पूछा है कि जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी का कहाँ पे है? मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। हैदराबाद जो है ये आपका ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट सिटी के तौर पर जाना जा रहा है इस टाइम, जो ट्री सिटी है, ट्री सिटी के तौर पे जाना जा रहा है। ठीक है, चलिए इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनीला। एडीबी का मुख्यालय भी यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें है क्या? देखिए इसमें जैसे भारत में जो इसका अब केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अगर बात करें भारत में तो भारत में जो एशिया दक्षिण एशियाई केंद्र है वो वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है दक्षिण एशियाई केंद्र जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पे क्या भैया? इसमें से है निम्न में से किस सांख्यिक जनक कहा जाता है? आर ए फिशर को, पियर्सन को, बेंडिंगटन को, या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया आर ए फिशर जो है ये आपके जो है जनक माने जाते हैं। ठीक है, आर ए फिशर मतलब ऐसे कहते हैं रोनाल्ड एलेमर फिशर। ठीक है, इनको सांख्यिक जनक कहा जाता है। ये प्रश्न आता है कि भारत में सांख्यिकी जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया भारत में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो सांख्यिकी का जनक है वो कौन है? महालनोबिस हैं। महालनोबिस हैं। ठीक है, महालनोबिस जो है ये भारत में जनक। पीसी महालनोबिस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी? सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये बेसिकली महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आर ए फिशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या भी है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेताधिकार का उदाहरण है? भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, खुदरा व्यापार या चाय बोर्ड? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम इसकी बात करें, क्रेता एकाधिकार ये होता क्या है? क्रेता एकाधिकार एक ऐसा बाजार है जिसमें एक खरीदार में एक विक्रेता होता है। जैसे अगर यहाँ पे एक मतलब ये समझिए यहाँ खरीदार कितने हैं? एक हैं। विक्रेता कितने हैं? एक हैं। ठीक है, मतलब खरीदार भी एक, विक्रेता जिसमें एक खरीदार होता है, विक्रेता जैसे एक विक्रेता ये, दूसरे विक्रेता दूसरे नंबर पे ये, तीसरे विक्रेता ये। खरीदार कितने हैं? एक हैं। इनमें भी यही होगा। ठीक, खरीदार लेने वाला एक, इसमें भी यही, इसमें भी यही। अगर हम यहाँ कोई विक्रेता है, इसमें खरीदार एक होता है, विक्रेता क्या होते हैं? कई होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो ऐसे उदाहरण जो है क्रेता एकाधिकार के बाजार में माने जाते हैं। ठीक है, क्रेता का एकाधिकार होता है। क्रेता मतलब होता है खरीदार का एकाधिकार होता है। जैसे सैन्य उपकरण खरीदना है, सरकारी कृषि विपणन बोर्ड है, ठीक है, चाय बोर्ड है, काफ़ी बोर्ड है। आज जो है क्रेता एकाधिकार के उदाहरण है। बेचने वाले कई होते हैं, खरीदने वाला एक होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा चाय बोर्ड। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या बुद्ध पिटक? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम बात करते हैं थ्रीफोल्ड बास्केट की। ठीक है, तो ये दरअसल पाली में भाषा में लिखा गया। बौद्धों ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके उपदेश मौखिक होते थे, लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया। तो ये कह सकते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऐसे समझिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का
संग्रह ही क्या कहलाता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही क्या कहलाता है? आपका पिटक कहलाता है। और पिटक कितने हैं? 3, तो त्रिपिटक इसका नाम दे देगा। क्या? त्रिपिटक नाम दिया गया। इसी त्रिपिटक को क्या कहा जाता है? 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 फोल्ड बास्केट, 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। बात क्लियर? त्रिपिटक जैसे बाद में हुआ, इसकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में 3 आते हैं। जैसे ये त्रिपिटक है, त्रिपिटक में एक होता है आपका सुत्त पिटक। क्या होता है भैया? सुत्त पिटक होता है। सुत्त पिटक में क्या है? तो इसमें धर्म संबंधी बातें बताई गई हैं। ठीक है, धर्म संबंधी जो चर्चा होती है इस पर होते हैं। दूसरा क्या भैया? दूसरा होता है आपका अभिधम्म पिटक। क्या होता है? अभिधम्म पिटक होता है। अभिधम्म पिटक में जो है ये दार्शनिक विचारों का संकलन है, अभिधम्म पिटक। और जो तीसरा और अंतिम पिटक होता है इसको कहा जाता है विनय पिटक। क्या होता है भैया? विनय पिटक होता है। ठीक है, विनय पिटक में क्या है? देखो, विनय की बात हो रही है तो इसमें नीति संबंधी बात होगी। क्या? नीति संबंधी बात होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अभिधम्म पिटक भी होता है, सुत्त पिटक भी, विनय पिटक, लेकिन बुद्ध पिटक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यही आपका गलत है, और मतलब यही आपका इस प्रश्न के हिसाब से सही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16 नंबर चलते हैं। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन था? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होता है? देखिए, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। ठीक है, अगर हम बात करें गुरु अंगद की, तो गुरु अंगद जो है ये आपके दूसरे गुरु हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर जो है आपके 9वें गुरु हैं। और गुरु नानक की बात करें तो ये पहले गुरु, और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो यही आपके क्या होते हैं? 10वें गुरु हैं। इसमें राइट आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। बात क्लियर भैया? सिख धर्म के आखिरी गुरु जो है ये कह सकते हैं कि 10वें गुरु या आखिरी गुरु। आखिरी गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना करी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें आपके पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद, और 9वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह के पहले जो थे वो गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर इसमें जो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? उसके प्रभु दक्षिणी एशिया में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर भी सम्मिलित थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। इसमें बैक्टीरियल राजा डोमेट्रियस को भी हराया। इस राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभारत ने इस दौरान लिखे गए थे। दास वंश, चोल वंश, शुंग वंश, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पुष्यमित्र था ये शुंग वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, इसका नियंत्रण 5 इंडीज, पंजाब, जैसे अभी आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो पुष्यमित्र है ये जो है ये कह सकते हैं कि शुंग वंश का शासन था। इसमें आगे चल करके जो है इसमें 5 इंडीज, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक जो है इसका शासन तो हुआ करता था। इसमें पूछा है कि यह किस वंश का शासक था। ठीक है, तो पुष्यमित्र संघ जो है ये आपका जो है कह सकते हैं कि शुंग वंश का शासक था। इसने क्या किया था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक। क्या? मौर्य वंश के अंतिम शासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे आपके बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। इनकी क्या करता है? इनकी हत्या होती है। हत्या करता कौन है? तो ये करता है आपका पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र करता है, इनकी हत्या करता है। और हत्या के बाद फिर क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, मालविकाग्निमित्र, दिव्यदान व तारानाथ के अनुसार इसका राज्य जो है नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा जो है इसके राज्य के प्रमुख नगर हुआ करते थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का शासक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर। क्या भैया? 18 नंबर। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इसमें कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बता भैया। देखिए, हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का, जिसे ये हर्ष पूछा जाता है। हर्षवर्धन ये कह सकते हैं लोहार, कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश का था। किसका? पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश का महाराज था। ये 606 से 647 तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया और एक अच्छा नाटककार कवि भी था। जो हर्षवर्धन जो था इसने जो है कई नाटक भी लिखे, जिसमें नागानंद हो गया आपका, उसके बाद रत्नावली हो गया, नागानंद, रत्नावली, फिर उसका प्रियदर्शिका नाटक, क्या प्रियदर्शिका का जो नाटक था ये भी इसने लिखा है। ठीक है, इसके काल में जो हर्षवर्धन है चीनी यात्री फेनसांग आया हुआ था। फेनसांग जो आने वाला हर्षवर्धन के टाइम में था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 19 नंबर चलते भैया, क्या है अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन है अबुल फजल, वह अकबर की वजह से और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैराम खान के पुत्र थे। ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। देखिए अगर हम बात करें किसकी, मुगल सम्राट जो अकबर था उसके सलाहकार कौन थे। देखिए जो मान सिंह थे, इसमें ऑप्शन नंबर बी पूछा है कौन मेल खाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर। देखिए मान सिंह जो थे वो आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। ठीक है, वह 14 नवंबर 1589 तक आमेर की राजगद्दी पर बैठा हुआ था और अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार मुख्य सेनापति था। अकबर को मान सिंह को अकबर ने फर्जंद या राजा की उपाधि दी थी। जो ये वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री कौन था भैया? वित्त मंत्री जो उनके थे उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। मान सिंह क्या थे? ये सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। और सेनापति के साथ साथ जो अकबर सेनापति थे। अब फर्जंद की उपाधि मिली थी इनको। फर्जंद मतलब दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ने वाला, फर्जंद की उपाधि। उसके बाद जो है राजा फर्जंद, इनको राजा की उपाधि मिली थी। ठीक है, कैसा मेल नहीं खाता। बाकी और सब सही। अबुल फजल जो अकबर की वजह से ही उसने जो है अकबरनामा की रचना करी थी। मुल्ला दो प्याजा जो है ये प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12 है, 24 है, 48 है या 6 है? बताओ भैया राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए विश्व जो है विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा। कितने? 24 जो टाइम है, टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। यह इंग्लैंड के, जैसे ये हमने बताया ना, जैसे ये आपका मानक समय रेखा ये आपकी है, भारत के 5 राज्यों से जाती है। ठीक है, ये जो है ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड की ग्रेजुएट मीन टाइम से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से जो है यहाँ स्थित है। ठीक है, और सब पूछा जाता है सबसे अधिक टाइम जोन है कहाँ पे? तो सर्वाधिक जो ये 12 है ना, जैसे पूछा सर्वाधिक टाइम जोन, सर्वाधिक टाइम जोन जो है ये फ्रांस में है। कितने? 12। इसमें आपका पूछा दुनिया पूछा है, ये दुनिया पूछा है। दुनिया में क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।